So now let us solve some questions related to the difficulty level. इन questions का जो हमारा एल के आर्ट के questions हैं उनसे relevant है, syllabus भी उसी के ही relevant है. Question है आपके पास, you have two parallel lines and those parallel lines are A, B and CD and another line E के it intersects these two parallel lines. So मैं इसको redraw कर देता हूँ. तो ये इनको क्या कर रहा है, ये इसको intersect कर रहा है, ठीक है. Let me redraw it. So question number 1 है, और question number 1 के अंदर आपके पास you have two parallel lines and these two parallel lines are being intersected by an other line, right जी. So एक line जो है वो इनको intersect कर रही है and you have to find out this unknown angle. ये जो unknown angle है ये आपने find out करना है. This angle is given as B. So the first parallel line is AB and the other parallel line is CD, and it is intersected by a line named EF at points G and at points K as well. So you are asked to find out this angle. So we know that जो supplementary angles होते हैं, supplementary angles they always sum up to 180 डिग्री. एक लाइन का जो complete angle होगा, तो एक लाइन का जो complete angle होगा, अगर मैं complete angle की बात करूंगा तो this angle will be 180 डिग्री. तो now जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, द सेम वैल्यू ऑफ द एंगल विल बी फॉर्म्ड हियर, राइट. सो इफ दिस इज एंगल बी, so this angle is also angle B, and complete angle जो आपके पास एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है, एक लाइन का एंगल होता है, दैट इज 180 डिग्री. सो 180 डिग्री में से आप ये एंगल B माइनस करोगे, सो 180 माइनस B, सो दिस अननोन एंगल विल बी 180 माइनस B आ जाएगा आपके पास. सो द राइट ऑप्शन हियर इज choice D, which is 180 minus B. So next question, as I told you कि अलजबरा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं पेपर में आपके पास. अनदर क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मॉड. सो आपको सोल्यूशन सेट पूछा गया है, आपको सोल्यूशन आपसे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशन आपके पास इनइक्वालिटी सॉरी आपके पास गिवन है मॉड की फॉर्म में, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा. तो मॉड ऑफ x प्लस 3. सो व्हेन एवर यूल बी ओपनिंग अप द मॉड, सो एक दफ़ा ये प्लस के साथ ओपन करेंगे आप, सेकेंडली आप इसको माइनस के साथ ओपन करोगे. So it will be plus minus 4. So which will be written as कि minus 4 से x plus 3 greater होगा. So x plus 3 will be greater than minus 4 and it will be smaller than plus 4. Simply आप इसको solve कर लेंगे and दोबारा आप इस inequality को combine कर लोगे and combine करने के बाद you will get the answer here. So I will take this minus 3 on the left hand side. So minus 4 minus 3 less than x हो जाएगा. So minus 7 is greater than x and on जो इसका सेकंड पार्ट है, जब मैं उसको सॉल्व करूंगा, ये जो 3 है मेरे पास, 3 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा. सो x इज लेस देन 4 माइनस 3 आ जाएगा, x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. सो द कंबाइंड आंसर विल बी रिटन एज माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 7 बट इज लेस देन इक्वल टू 1. सो दिस इज योर राइट आंसर हियर. सो विच इज ऑप्शन ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. So next question is, what will be the value of m to make this term x square plus 4x plus m a perfect square. तो आपके पास एक term given है which is x square plus 4x plus m and this m is unknown in it. तो ये पूछ रहा है आपसे कि अगर आप इसको परफेक्ट स्केयर बनाना चाहते हो तो आपके पास m की जो वैल्यू है, m की वैल्यू क्या होगी. सो दिस होल टर्म बिकम्स अ परफेक्ट स्केयर. देखिए, सो दिस अगर मैं इसको क्रैक करता हूं तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्केयर and this is in the form of 2ab, and this term will have to be b square, only then it will be forming a perfect square in the form of a plus b का whole square. So a plus b के whole square की फॉर्म में आप जो है ना इसको क्लोज कर पाओगे. तो अब यहाँ पे ये जो m है इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बी स्केयर. अगर ये आपके पास बी स्केयर की वैल्यू है तभी ये कंप्लीट टर्म आपको मैंने बताया कि परफेक्ट स्केयर की फॉर्म में क्लोज अप होगा. तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्केयर ही क्यों क्लोज होगा, क्योंकि 2ab के साथ ये जो टर्म जिसमें सिंगल x होता है, x की पावर 1 होती है, तो दैट इज आइदर प्लस 2ab और माइनस 2ab. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करें तो जो साइन आपके पास गिवन है वो प्लस का साइन है. सो इट मीन्स कि दिस 4x इज इक्वल्स टू 2ab. So this 4x is equals to 2ab. So this is 4x 2a. A is your a square is x square. So it means a की जो वैल्यू है वो हमारे पास x है. b के लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा. So x will get cancelled with x, 2 will get cancelled with 2 and b की वैल्यू will be equal to 2. So b की वैल्यू 2 है. अब यहाँ पे हमें b नहीं चाहिए बल्कि b का स्केयर चाहिए होगा. Only then I can close it in the form of a plus b का होल स्केयर. So b की वैल्यू अगर 2 है, so
m is equal to b square, which will be 2 का square is equal to 4. So now I'm rewriting it up, x square plus 4x plus 2 का square is 4. Remember, यहाँ पे m आपसे पूछा गया, m का square नहीं given था आपके पास. So m की value will be equal to b square, which is 2 का square is 4. So only then it will be closing up into a form of a perfect square, so which is x plus 2 का whole square की form में close हो जाएगा. So m की value here will be 4, which is equal to b square and which was 2 का square. 4 वहां से आया था. तो ऑप्शन में आपके पास 2 भी होगा, 4 भी होगा. तो आपने यहाँ पे 4 को मार्क करना है, क्योंकि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपने b की वैल्यू को फाइंड आउट करने का नहीं कहा गया. Next question is, the sum of two numbers is 83. So you are given that the sum of two numbers is 83. If one number is 2 more than the twice of the other number, what are the numbers? So you are given a situation जहाँ पे दो numbers का जो sum है x plus y, the sum of two numbers x plus y is equals to 83. So they both sum up to 83. If one number is 2 more than the twice of the other number, what are the numbers? So this is very important. अगर एक नंबर, if one number is 2 more than the twice of the other number, so let's suppose x is 2 more than the twice of the other number, which is y, so the twice of y will be 2y. So x is 2 more than twice of y, so x is already 2 more. मैं दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करूंगा, मुझे x में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, because coming back to the statement again, in the question it is mentioned that if one number is 2 more than the twice of the other number, what are the numbers? So if one number is 2 more than the twice of the other number, so x is 2 more, it's already 2 greater, it's already 2 greater than the twice of the other number. The twice of the other number is 2y, right? तो ये already 2 बड़ा है, इसमें से 2 को आपको माइनस करना पड़ेगा, only then you will be equating them up, right? For example, if I say I have got 2 rupees more than another person. So for example, if I've got 10 rupees and the other person has got 8 rupees, so I be subtracting 2 rupees from my sum of money to make them equal, or else या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिसके पास 8 rupees थे उसको भी मैं 2 rupees दे दूंगा, so 10 rupees and 10 rupees will become equal. So here what will happen here is कि जो x है, it's already 2 more than the twice of the y. So this is why मैं x में से 2 को माइनस कर रहा हूँ, या फिर in other words you can also add 2 on the right hand side. So first equation is x plus y is equals to 83. The second equation is x minus 2 is equals to 2y. Now simply आप इन equation को जैसे solve करते हैं, आप इन equations को solve कर लेंगे and you will get the answer which is x minus 2y is equals to 2. So this is x minus 2y is equals to 2 आ जाएगा आपके पास, and then you will be simply सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन. जब भी इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं. सो प्लस एक्स विल बिकम माइनस एक्स, माइनस 2y will become plus 2y, and plus 2 will become minus 2. So plus x and minus x both will get cancelled. Y plus y will be 3y and this will be equal to 81. So 3 के टेबल से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, सॉरी डिवाइड कर लेंगे. So 3 1s are 3. So now then 3 2s are 6 and you are left with 2 2 and 1 is 21, so 7. So y की वैल्यू जो है वो मेरे पास 27 आ गई है. x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है. So x was 2 more than the twice of y, so it was 2 more than twice of y, so x minus 2 is equals to 2y. So I'm using this equation to find out the value of x. So that was 27. So 2 into 27 is 54. माइनस 2 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, x की वैल्यू 56 आ जाएगी. बाय द वे, अगर आपके पास किसी एक ही चॉइस में 27 है तो कॉमन सेंस की बात है कि सेकंड आंसर फिर आपका करेक्ट ही होगा. तो फिर इस सिचुएशन में तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ y की वैल्यू 27 निकाल के मार्क कर सकते थे, राइट? सो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेकंड क्वाड्रेंट? सो यू हैव डिफरेंट कंडीशन, साइन इज ग्रेटर देन 0, cos is greater than 0, cot is greater than 0, tan is greater than 0. So for second quadrant, you have to tell which of the following condition is true. So we have 4 quadrants and you can use this trick ACTS adds. So this is your first quadrant, this is your second quadrant, this is your third quadrant, this is your fourth quadrant. So in the first quadrant, all, A stands for all, so all trigonometric identities are positive. In the second quadrant, only sine is positive and the reciprocal of sine, which is cosecant, is positive. So in the third quadrant, the tan is positive and the tan का जो reciprocal है वो positive होगा. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे. सो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में आपसे पूछा जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ग्रेटर देन 0 होता है एंड साइन का जो रेसिप्रोकल है विच इज कोसेकेंट थीटा
वो भी आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा. So for the second quadrant, only this choice here is true, that sine is greater than 0. Next question again from trigonometry, and you are given with secant x minus secant x into 1 minus sine 2 of x. So this is secant x आ जाएगा आपके पास minus secant x है. So I'm opening up the bracket. So secant x will get multiplied with this 1. So plus minus minus. So this will be minus secant x, and this minus and minus will become minus minus plus, and then secant x into sine of 2x, right? So what will happen here is the secant x and this minus secant x will get cancelled. Now you're only left with secant x and sine 2x. So what I'll be doing here is I'll be plugging in the values. So secant x is the reciprocal of cos, so this will be equal to 1 by cos x, and sine 2x will be equal to 2 sine of x cos of x, right? So cos x will get cancelled with cos x, and you will only be left with 2 sine x. So what I have done here is I have opened up this identity. So remember, the formula for the sine 2x is 2 times sine of x into cos of x. तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने secant x क्योंकि रेसिप्रोकल है cos का, secant की जगह पे मैंने 1 by cos x पुट कर दिया, एंड sin 2x क्योंकि रेसिप्रोकल है, सॉरी sin 2x एक्सपेंशन होगी 2 sin x into cos x, दोनों वैल्यूज प्लग इन की, सिंपली कैंसिल किया, एंड आफ्टर कैंसिलिंग अप I got the answer, and which is 2 times sine of x. So the right choice here is option B. So moving on to the next question, the complementary angle of sine 60. So what will be the complementary angle of the sine 60? And the choices are sine 30, cos 30, tan 30, and cot of 30 degree. So remember, complementary angles are those whose sum is 90 degree. अगर आपके पास ये trigonometric identity साथ ना होती, trigonometric ratio साथ ना होती, which is sine. So sine की अगर trigonometric ratio ना होती, एंड सिर्फ आपके पास एंगल 60 डिग्री होता है, और आपसे पूछा जाता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, तो 60 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दैट इज 30 डिग्री. रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम आप वो टू 90 डिग्री, उनका सम जो है वो 90 डिग्री है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि एक एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, वो भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट द अदर एंगल. फिर इसमें आप सम अप करो तो आंसर जो है वो 90 डिग्री के इक्वल आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव वन एंगल एज 20 डिग्री, सो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 70 डिग्री, सो 20 प्लस 70 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड दे विल बी सम अप टू 90 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है. बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. इस क्वेश्चन के अंदर उसने साइन ऑफ 60 का कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है. सो साइन 60 की वैल्यू इक्वल होती है आपके पास cos 30 की वैल्यू के. सो दिस इज व्हाई द आंसर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ साइन 60 इज cos 30 डिग्रीज. ये आपको मैंने टेक्निक लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने बताई हुई है कि किस तरह से आपने इसका टेबल ड्रॉ करना है. सो रिमेंबर, साइन 60 की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू √3/2, एंड जो साइन 60 है cos 30 उसकी भी वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू √3/2. सो दिस इज व्हाई द राइट आंसर हियर इज cos 30 डिग्री. वेरी पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको कह रहे हैं कि रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड. सो जो है रेक्टेंगल जिसकी जो लेंथ है दैट इज 16 सेंटीमीटर, एंड उसकी जो हमारे पास, पहले मैं इसको रेक्टेंगल बल्कि ड्रॉ कर लेता हूँ. एक रेक्टेंगल है मेरे पास, राइट. सो मेरे पास एक रेक्टेंगल है लाइक दिस, और इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है दैट इज 16 सेंटीमीटर. सो इसकी जो लेंथ है दैट इज 16 सेंटीमीटर, एंड इसकी जो विड्थ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय k सेंटीमीटर. नाउ यू आर रिड्यूसिंग द लेंथ बाय अ फैक्टर ऑफ k, एंड इट्स विड्थ इज इंक्रीज्ड बाय k. सो टू मेक इट अ स्क्वायर, देन इट्स एरिया चेंजेस बाय, जो आपके पास लेंथ है उसको k डिक्रीज किया गया, और जो आपकी विड्थ 10 थी उसको k इंक्रीज किया गया. सो नाउ इट बिकम्स अ स्क्वायर. सो जो 16 माइनस k 10 प्लस k की फॉर्म में एक स्क्वायर की फॉर्म में बन गया. तो आपने ये बताना है कि एरिया में to make it a square, then its area changes by. So area में change जो है वो कितना आएगा. So remember, a square is a figure जिसमें वो भी एक 4-sided figure ही है, वो भी एक quadrilateral ही है, but उसके अंदर the length and the width both are same. So initially the length of the rectangle was 16 centimeters, the width of the rectangle was 10 centimeters, and the question said that you had increased the length by k, you have decreased the length by, reduced the length by k centimeters, and increased the width by k centimeters, and now it has become a square. जब ये स्क्वायर बन गया है तो इसका मतलब है आपकी लेंथ और आपकी विड्थ दोनों की दोनों इक्वल है. सो 16 माइनस के इक्वल है आपके पास 10 प्लस के. इसको आप रीअरेंज कर लेंगे, ये माइनस के, आई विल टेक माइनस के ऑन द राइट हैंड साइड, एंड आई विल टेक 10 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो दिस विल बिकम 16 माइनस 10, एंड दिस विल बिकम के प्लस के. सो 16 में से आप 10 को माइनस कर लोगे तो यू विल बी लेफ्ट विद 6 इक्वल टू 2k. के लिए आपने सॉल्व कर लिया. सो के की वैल्यू जो है दैट इज 3 आ गई आपके पास.
सो इफ k is 3, तो आपका जो लेंथ है वो तो अब 16 माइनस के हो चुका था, k is 3, so 16 minus 3, 16 minus 3 will make it 13 and this will 10 plus 3 will also make it 13. तो अब जो आपके पास नया एरिया आ रहा है, so the new area is, so the new area of the square is length into width and that is 13 into 13, so 13 into 13 is 169, whereas the original area was, तो ओरिजिनल जो आपकी लेंथ थी वो 16 थी एंड विड्थ वाज 10, सो 16 इंटू 10 करोगे तो 160 आ जाएगा। अब जब आप 169 में से 160 को माइनस कर लोगे तो आपका जो डिफरेंस आया है एरिया में वो 9 सेंटीमीटर का आया है। यस, द न्यू एरिया इज 169 बट यू वर आस्क्ड एरिया में डिफरेंस कितना आया है, देन द एरिया चेंजेस बाय, सो द एरिया चेंजेस बाय 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, so none of the above is the right choice here. Moving on to the next question. So next question में आपको पूछा जा रहा है कि जी 1/6 of a day is what part, 1/6 of a day is what part of the time between 3 p.m. Monday, 3 p.m. Monday and 3 p.m. Thursday. So you have to find out the ratio of 1/6 of a day. 1/6 of a day is what time of, is what part of the time between 3 p.m. Monday to 3 p.m. Thursday. So let us now फाइंड आउट के टोटल टाइम यहाँ पे कितना है, फिर हम इसकी रेशो ले लेंगे। बट रिमेंबर, रेशो लेने से पहले द यूनिट शुड बी सेम। अगर आप डेज में कैलकुलेशन कर रहे हो तो फिर आप उसको डेज में रहने दोगे, अगर आप आवर्स में लेके जा रहे हो तो आवर्स में लेके जाओगे, बिकॉज जो आपके पास रेशो होती है इट इज ऑलवेज टेकन बिटवीन द क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना कि इसमें यूनिट सेम हो। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो 3 p.m. मंडे से लेके, अगर मैं 3 p.m. ट्यूसडे की बात करता हूँ, सो 3 p.m. ट्यूसडे तक मेरे पास 24 आवर्स हैं। देन अगेन 3 p.m. ट्यूसडे से लेके, दोपहर के 3 बजे से लेके वेनेसडे का जो 3 बजे हैं दोपहर के, वहाँ तक अगेन आई हैव 24 आवर्स। देन अगेन फ्रॉम 3 p.m. वेनेसडे टू 3 p.m. थर्सडे, अगेन आई हैव 24 आवर्स। सो द टोटल टाइम विल सम अप टू 24 प्लस 24 प्लस 24। तो आवर्स में मैं टाइम ले रहा हूँ, सो टोटल टाइम मेरे पास 24 प्लस 24 प्लस 24 आ जाएगा, which is equal to 48 plus 24, so this will be 2 1 carry, so 72 hours total आते हैं। so total time तो 72 hours है। अब इसकी रेशियो किसके साथ लेनी थी, 1/6 ऑफ अ डे से। मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप टाइम आवर्स में ले रहे हो तो फिर 1/6 ऑफ अ डे को भी आप आवर्स में कन्वर्ट करोगे। सो 1/6 ऑफ अ डे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई हैव 24 आवर्स इन अ डे, तो 1/6 ऑफ अ पार्ट क्या आएगा, 24 बाय 1/6 आप करोगे, so that becomes 4 hours, so 4/72 की आप रेशो ले लेंगे, कैंसिल करेंगे, so this will be 1/18, so the answer here is 1/18. The next question is related to algebra and you are asked to find out the sum of the roots of the equation. So this is this equation which is x square minus 5x plus 6 and आपसे sum of roots पूछा गया है। So sum of roots is alpha plus beta which is written as minus b by a, माइनस बी बाय, सो माइनस आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है दैट इज ए, सो यहाँ पे 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो एक्स का कोफिशिएंट होता है दैट इज बी विच इज -5 एंड जो आपके पास कांस्टेंट होता है दैट इज सी, so this is minus b by a, so minus formula का minus b is -5 by a is 1 minus minus plus 5, so 5 is the sum of the roots here. Another way to find out is कि आप इस इक्वेशन को जो गिवन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप फैक्टराइज करो, x की दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करो एंड देन आप उनको सम अप कर दो, तो यू विल गेट द सम ऑफ द रूट्स एंड यू कैन यूज these formulas. So the formula for the sum of roots is alpha plus beta and the sum of the product of the roots is alpha beta which is c by a. So remember the sum is find out using minus b by a and you can find out the product of the roots using c divided by a. So moving on to the next question, if one root of the quadratic equation x square plus kx plus 12 is 3, what is the value of k? So आपके पास x square plus kx plus 12 एक इक्वेशन है जिसमें से एक रूट जो है वो 3 है, x की एक वैल्यू 3 है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की दो वैल्यूज होंगी एंड वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज द रूट ऑफ द x इज 3। तो जब भी आप रूट को प्लग इन करते हो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इट सम्स अप टू 0, तो ये 0 के इक्वल हो जाता है उसका सम, राइट। सो हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, इस टेक्निक को यूज करेंगे एंड विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ के। सो आई विल बी प्लगिंग इन 3 इन प्लेस ऑफ द रूट्स हियर। तो जब मैं 3 प्लग इन करूंगा तो दिस विल बी 3 का स्क्वायर प्लस के इंटू 3 आ जाएगा प्लस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0 कर लोगे आप। सो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड दिस इज 3k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 3k के लिए मैं सॉल्व कर लूंगा 9 प्लस 12, सो 9 प्लस 12 इज 21 एंड आई विल बी टेकिंग देम ऑन द राइट हैंड साइड विच विल बी -21, k की वैल्यू इज -7। सो k के लिए मैंने सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू -7 आ जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
related to geometry, ट्राइंगल है आपके पास एक, एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का कहा गया है कि आपने ये बताना है कि जो एक्स एंगल है ये कितना होगा। सो वी ऑल नो दैट द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑफ अ ट्राइंगल, उनका जो सम होगा दैट दे सम अप टू 180 डिग्री। So it means that this angle B, angle C and angle A, they will all sum up to 180 degree. So 180 में से आप माइनस कर लोगे 68 डिग्री को प्लस 70 डिग्री को, एंड आपके पास ये अननोन एंगल A आ जाएगा। So 68 में आपने 70 को ऐड किया, सो दिस इज 138 डिग्री। तो 180 में से आपने क्या कर लिया, 138 डिग्री को माइनस कर लिया। सो यू आर ओनली बी लेफ्ट विथ 42 डिग्रीज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे जो बचेगा, सो 180 में से आप 138 को माइनस करेंगे, कैरी ले लेंगे आप, सो 10 आ जाएगा, दिस विल बी 2 एंड दिस वाज लेफ्ट एज 7, सो 42 डिग्रीज आ गया। सो 42 डिग्रीज आपके पास ये इंटीरियर एंगल है। सो रिमेंबर हमने ये बाहर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल मैंने फाइंड आउट कर लिया, ये 42 डिग्री है। अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या स्ट्रैटेजी यूज करूंगा कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ लाइन, सो कंप्लीट एंगल जो लाइन का होता है दैट इज 180 डिग्री। सो इतना सा पोर्शन जब इसमें से 42 डिग्रीज है, सो दिस पोर्शन विल बी इक्वल टू 180 माइनस 42। सो 180 में से आप क्या करोगे, 42 को माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो 180 में से जब आप 40 माइनस करोगे 140 आ जाएगा, एंड फर्दर 2 माइनस करोगे तो 138 डिग्रीज आपके पास राइट चॉइस यहाँ पे आ जाएगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ट्राइंगल शोन बिलो। अगेन आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है और आपके पास इस एक्स डिग्रीज की वैल्यू को फाइंड आउट करने का कहा गया है। सो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो दिस द लेंथ ऑफ दिस साइड इज 4 एंड द लेंथ ऑफ दिस साइड इज आल्सो 4 यूनिट्स। अगर आपकी साइड टू साइड्स आर इक्वल, सो सच अ ट्राइंगल जिसमें आपकी कोई सी भी टू साइड्स दे आर इक्वल टू दे आर इक्वल टू वन अनदर, सो सच अ ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल को आप क्या कहते हो, ऐसे ट्राइंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हो। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जब आपके पास टू साइड्स इक्वल है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो इफ जो जो साइड 4 यूनिट्स है उसके सामने वाला अगर इसके सामने वाला एंगल 56 डिग्रीज है, तो ये जो ये वाली साइड है राइट हैंड साइड पे जो बनी हुई है, अगर इसकी लेंथ भी 4 यूनिट्स है तो ये एंगल भी 56 डिग्रीज होगा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल x डिग्रीज। सो इजी पीजी, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो ये भी 56 डिग्री है, सेकंड साइड भी सेकंड एंगल भी 56 डिग्री है, एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सो x की जगह पे मैं x डिग्रीज ही रहने देता हूँ, एंड दे ऑल सम अप टू 180 डिग्री। आई विल बी समिंग देम अप, एडिंग देम अप, 180 डिग्री में से माइनस कर लूंगा तो आई विल गेट द आंसर। सो 180 डिग्री में से 112 डिग्रीज को आप माइनस कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज डिग्रीज नॉट स्केयर। तो 180 डिग्री में से जब आप 112 को माइनस करोगे तो एंगल आपके पास 68 डिग्रीज आ जाएगा। अच्छा, एक और टिप भी मैं दे दूं कि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो बड़ा इजी वे है। 180 में से 110 को माइनस करना इज इजी। सो 180 में जब आप 110 को माइनस करोगे विल बी लेफ्ट विद 70 डिग्री। सो अदर ये जो 2 डिग्रीज हैं जब आप फर्दर इनको माइनस करोगे तो 68 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से आप विदाउट कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेशन को कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू आर गिवन अ फिगर जहाँ पे आपके पास एक स्टार की फॉर्म में शेप है, बट आपने इसको सॉल्व करना है यूजिंग द प्रिंसिपल्स और यूजिंग द नॉलेज ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है 36 डिग्री का गिवन है, ये वाला एंगल जो है वो 39 डिग्री का गिवन है। तो ये जो इसके सामने वाले एंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि यही लाइन आगे जा रही है। सो अगर आप ये देखो तो ये लाइन ई बी एक्सटेंड हो रही है एंड यहाँ पे ये लाइन डी भी एक्सटेंड हो रही है। तो दिस मीन्स कि ये जो एंगल आएगा मेरे पास, ठीक है, ये 39 डिग्री आएगा, बिकॉज यही लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है एंड ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, तो ये वाला एंगल भी मेरे पास 36 डिग्रीज आएगा। सो दिस वाज 39 डिग्रीज, so this one is 39 degrees and this one here is because this line EB is extended up here, तो 36 degrees आ जाएगा। अब मैं अगर इंटीरियर एंगल्स की बात करूं ऑफ दिस ट्राइंगल IHE, सो IHE जो ट्राइंगल बनेगा मेरे पास, मेरा जो अननोन x है वो उसी के अंदर उसी का ही एंगल है। सो सम ऑफ एंगल्स अगेन आप 180 डिग्री वाली जो प्रॉपर्टी है उसको आप यूज कर लोगे। सो 180 will be equal to x degrees plus 39 degrees plus 36 degrees. So I'll be summing them up and then I'll be subtracting them from 180 degree to get the answer. So the answer will be 105 degrees. So the unknown angle x degrees here is 105 degrees. So this is how you will be solving up these questions. So these were the questions.
सम ऑफ द क्वेश्चन, जाहिर सी बात है एक लेक्चर के अंदर सारे सिलेबस की चीज़ों को तो कवर अप नहीं किया जा सकता था, बट ये जो 14-15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैथमेटिक्स में क्या चीज़ें होती हैं, वो सिलेबस तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम डैट मैंने आपको ये बता दिया कि उनका डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा, चीज़ें कैसी होती हैं आपके पास, ठीक है। सो अगेन मैं बता दूं कि सैट के अंदर मैथ्स आपको इजी लगता है। अगर आप सैट वर्सेस एलकेट की बात करते हो, उसकी रीज़न ये है कि यू हैव दैट डेसिमल कैलकुलेटर विद यू, जो कि आपका एक बहुत पावरफुल टूल हो जाता है पेपर में। प्लस उसका जो सिलेबस है वो इतना इतना ज़्यादा वाइड नहीं है, इसका सिलेबस थोड़ा सा वाइड है। यस, डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस इसका भी इजी है, मैथमेटिक्स पोर्शन का कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट चीज़ें थोड़ी सी आप ये समझो कि थोड़ी सी स्प्रेड हुई हुई हैं। जो करिकुलम है आपका वो थोड़ा सा ज़्यादा है मैथमेटिक्स पोर्शन का। So now, some questions from the English section. A memoir detailing the cultural heritage of Lahore emphasizes the city's historical landmarks from the grandeur of Badshai Mosque to the vibrant bazaars of Anarkali. Each chapter underscoring the city's enduring dash. तो आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यू हैव टू इंसर्ट द करेक्ट वर्ड। जिसको आप इंसर्ट करोगे तो जिससे आपको जो मीनिंग है सेंटेंस का वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और सेंटेंस जो है वो आपका एक प्रॉपर मीनिंग की फॉर्म में चला जाएगा। सो मेमोयर क्या होता है? डिटेलिंग, तो मेमोरीज को रिकॉल करना, समथिंग जो कि आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। सो इस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि जो लाहौर का कल्चरल हेरिटेज है बहुत ज़्यादा वेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर सिटी के जो हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं इस मेमोयर में उनको भी पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स को पॉइंट आउट किया गया है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि बादशाही मॉस्क को भी इसमें कवर अप किया गया, एंड लाहौर के वाइब्रेंट बाजार्स हैं इंक्लूडिंग द अनारकली उनको भी किया गया। सो इस मेमोयर का जो हर जो ईच चैप्टर है, अंडरस्कोरिंग द सिटीज इंड्यूरिंग डिके, रेजिलियंस, आइसोलेशन एंड सिंप्लिसिटी। देखिए डिके का तो मतलब क्या होता है कि समथिंग विच इज डिकेइंग, जो कि खत्म हो रही है। आइसोलेशन, सेपरेशन, आप अकेले पड़े हुए हो, अलहदा पड़े हुए, या एक सिटी बाकी सिटी से कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सिंप्लिसिटी भी नहीं है, क्योंकि ग्रैंडूअर की बात करें तो ग्रैंडूअर मीन्स ह्यूज, ठीक है, विच इज़ वेरी मेस्मराइजिंग और बड़ा आई कैचिंग है। सो बादशाही मॉस्क जो है ना सिर्फ ये कि साइज वाइज बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, बल्कि एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी है सिटी का। तो यहाँ पे इंड्यूरिंग द रेजिलियंस आएगा। सो यहाँ पे जो पैसेज एम्फासाइज क्योंकि करा लाहौर की इंड्यूरिंग क्वालिटीज़ पे, तो रेजिलियंस यहाँ पे बेस्ट कैप्चर करता है इस आइडिया को कि लाहौर जो सिटी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी की क्या वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है या कल्चरल हेरिटेज है वो कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन इलामा इकबाल कंपाइल्स दीज नोट्स। तो एक स्टूडेंट है जिसने इलामा इकबाल की पोइट्री को कंपाइल किया। ये क्वेश्चन मैंने सिमिलर ऐड करने की कोशिश की है जैसा कि सैम्पल पेपर में था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। तो एक स्टूडेंट ने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है इलामा इकबाल के ऊपर, उस स्टूडेंट ने ये 3 बातें कंपाइल की हैं रिलेटेड टू द ग्रेट इलामा इकबाल। इकबाल्स पोइट्री ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड स्पिरिचुअल वीकनिंग। सो पहला जो उसने पॉइंट नोट डाउन किया वो जो उसका फोकस किया उसके अपने नोट्स पे, उसने कहा कि जी इकबाल की जो पोइट्री है इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहे हैं कि बांगेदरा विच वाज पब्लिश इन द ईयर 1924 यूजेस मेटाफर्स ऑफ नेचर टू सिंबलाइज ह्यूमन एस्पायरेशंस। और सेकंड जो उसने बात नोटिस करी है वो ये है कि इलामा इकबाल की जो पोइट्री है उसमें जो मेटाफर्स हैं वो इस तरह के यूज़ किए गए कि जो ह्यूमन एस्पायरेशंस हैं उनको सिंबलाइज करने की कोशिश जो है वो की गई है। थर्ड जो पॉइंट उसने नोट किया वगैरह कि जरबे कलीम विच वाज पब्लिश इन द ईयर 1936 क्रिटिक्स सोसाइटल कॉम्प्लेंसी एंड एडवोकेट्स फॉर द इंटेलेक्चुअल रिवाइवल। सो जरबे कलीम के अंदर वो ये कह रहा है कि इलामा इकबाल की जो पोइट्री है उसमें इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि हमें अपनी सोसाइटी को रिवाइव करना पड़ेगा, हमें अपनी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल रिवाइवल लाना पड़ेगा, तभी हम जो है वो सक्सीड कर सकते हैं। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन या 3 पॉइंट्स जो हैं उसने अपने नोट्स में इलामा इकबाल की पोइट्री से रिलेटेड कंपाइल किए। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो इंग्लिश के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप क्वेश्चन को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लोगे, जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है अगर आप उसको क्लियरली समझोगे तो आंसर मार्क करना फिर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। सो मैंने इसीलिए इसको थॉरली रीड आउट कर लिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया। कह रहे हैं विच स्टेटमेंट बेस्ट कनेक्ट दीज वर्क्स। तो कह रहे हैं कि इन तीनों वर्क्स को, ये जो तीनों बातें हैं, एक तो जेनेरिक स्टेटमेंट है कि इकबाल की जो पोइट्री है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी के ऊपर बेस करती है। बाकी 2 बातों में उसने कहा कि जी बांगे दरा में उन्होंने जो मेटाफर्स यूज किए हैं वो ह्यूमन एस्पिरेशंस को सिंबलाइज करते हैं, एंड जरबे कलीम में वो बात करते हैं कि जी सोसाइटी में एक इंटेलेक्चुअल रिवाइवल लाने की जरूरत है। तो गिवन ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी गिवन है, you have to find out the statement which best connects all these 3 given statements. Both Bangedara and Zarbe Kalim reflects Iqbal's focus on societal reform through symbolic and direct critique
यस, ये बात काफ़ी हद तक ठीक है कि बांगे दरा के अंदर भी वो बात करते हैं ह्यूमन एस्पायरेशंस की, एंड ज़रब कलीम के अंदर भी वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में रिवाइवल लाना पड़ेगा, और वो क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने सोसाइटी का किया हुआ है डायरेक्टली। तो ये बात काफ़ी हद तक करेक्ट लग रही है, बट नाउ लेट अस फर्स्ट रीड द अदर एग्जांपल। इकबाल वर्क प्राइमरली सेलिब्रेट पाकिस्तान नेचुरल ब्यूटी, ऐसा तो कुछ भी पेपर, ऐसा तो कुछ भी इस गिवन पैराग्राफ में या गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली इकबाल डाइड बिफोर हिज ड्रीम की जो रियलाइजेशन थी, कि इकबाल का जो ये ख्वाब था कि पाकिस्तान एक अलहदा कंट्री फॉर द सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट बने, तो उससे तो उनकी वो पहले ही डेथ हो चुकी थी। तो नेचुरल ब्यूटी पाकिस्तान की तो बात वैसे भी नहीं हो रही, ना इस पैराग्राफ में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये तो बिल्कुल ही डिस्कार्ड करेंगे। कमिंग टू ऑप्शन सी, बांगे दरा एंड ज़रब कलीम वर रिटन इन द सेम डेकेड, नहीं ऐसा नहीं है, इट्स अ डिफरेंट डेकेड, इट्स रिटन इन द 1920s एंड दिस इज रिटन इन द 1930s, सो बिकॉज ये 1936 में लिखी गई है, एंड इसका जो डेकेड है वो 1920s का है। इकबाल पोएट्री वर्ड्स एड्रेसिंग पॉलिटिकल इश्यूज, बिल्कुल ये भी बात नहीं है। इकबाल ने क्रिटिकली अपनी जो सोसाइटी है उसके इंटेलेक्चुअल रिवाइवल की एडवोकेसी की बात की है, तो पॉलिटिकल इश्यूज को तो डिस्कस करते थे। तो ओनली ऑप्शन हियर इज करेक्ट इज, एंड विच इज कनेक्टिंग दीज वर्क्स एज both Bange Dara and Zarbe Kaleem reflects Iqbal's focus on societal reform through symbolic and red critique. Next question. A study on urbanization in South Asia discusses how city populations have dashed due to migration, industrialization and economic opportunities. तो इस सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है विद द करेक्ट वर्ड। सेंटेंस के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक स्टडी है जो कि अर्बनाइजेशन के ऊपर, जो साउथ एशिया के अंदर अर्बनाइजेशन हुई है, हो रही है रिसेंट टाइम्स में, उसको डिस्कस करते हैं कैसे सिटी पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन की वजह से, यानी लोगों के आने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, न्यू इंडस्ट्रीज के एस्टैब्लिशमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की वजह से उस पर क्या स्ट्रेस आ रहा है। तो हम अपनी ऑप्शन को देखते हैं, स्टैग्नेटेड, डाइवर्सिफाइड, प्लमेटेड एंड होमोजेनाइज। तो स्टैग्नेटेड का मतलब तो क्या होता है कि एक चीज जहाँ पे है वो रुक गई है और वो वहाँ पे स्टॉप हुआ हुआ है, स्टैटिक है। सो डाइवर्सिफाइड, सो आपकी जो सिटी पॉपुलेशन है ओवर द ईयर, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो कराची है, सो दे हैव बीन डाइवर्सिफाइड बिकॉज इन द पास्ट 2 decades many people have migrated to these big cities in search of better economic opportunities, in search of jobs and in search of better standards of living. So diversify कर दिया है, बिकॉज अब ऐसा नहीं है कि अगर हम लाहौर सिटी की बात करें तो पहले क्या था कि इनिशियली क्या था कि मोस्टली पीपल रिलेटेड जब बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब जो थे वो रहते थे। या अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो यस, यहाँ पे तो हमेशा से एक मिक्स रहा, क्योंकि बहुत से लोग जो थे दे यूज टू कम हियर ड्यू टू देयर जॉब्स एंड अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। सो डाइवर्सिफाई कर रहा है कि पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट रेसेस, नाउ दे आर डाइवर्सिफाइंग द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। सो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ पीपल जो है वो एक जगह पे यहाँ पे रह रहे हैं। सो दिस इज द पॉइंट हियर। सो होमोजेनाइज तो क्या होता है, एक जैसा, तो एक जैसा नहीं है बट डिफरेंट लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज वाई ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस देयर। Next question is, renewable sources like solar and wind power are environmentally sustainable. Dash the reduce dependency on fossil fuels and lower greenhouse gas emissions. This is very simple. कह रहा है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज जो है जिसमें आपके पास सोलर है, विंड पावर है, वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो डैश द रिड्यूस डिपेंडेंसी, तो however, तो आपने कंजंक्शन इंसर्ट करना है, however आएगा यहाँ पे, however दे रिड्यूस, मोर ओवर, कन्वर्सली, स्पेसिफिकली। सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास जो राइट चॉइस बनती है वो मोर ओवर बनती है, कि ना सिर्फ ये कि वो आपके लिए इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, बल्कि इसके साथ साथ वो डिपेंडेंसी जो आपकी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है उसको रिड्यूस कर रहा है, आपके जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उनको भी रिड्यूस कर रहा है। सो मोर ओवर तब होगा आपके पास जब आप एक चीज़ को साथ उसमें ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट में ये वाली स्टेटमेंट को फर्दर वो उसके साथ ऐड हो रही है, उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बता रही है, तो दिस इज वाई मोर ओवर का वर्ड यहाँ पे आएगा। Question number 5. A sociology textbook analyzes the impact of globalization on local traditions. It argues that while globalization fosters cultural exchange, it also risks eroding indigenous practices, which evidence best supports this claim. So claim यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक सोशियोलॉजी की टेक्स्ट बुक है जिसने ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को ऑन लोकल ट्रेडिशन, जो लोकल हमारी ट्रेडिशंस हैं, लोकल जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, उनको उसने स्टडी किया है। और वो ये आर्ग्यू करती है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो फॉस्टर करता है, यानी इम्पार्ट करता है, इनकलकेट करता है कल्चरल एक्सचेंज को,
लेकिन उसके साथ साथ वो रिस्क करता है जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो किसी एक नेशन के अंदर या जो लोकल लोगों के अंदर आ रही होती है, उनको वो क्या करता है, उनको इरोड कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो उनको ख़त्म कर रहा है। तो ये जो क्लेम है, इस क्लेम को कौन सी बात इन गिवन ऑप्शन में से सपोर्ट करती है? सो रिमेंबर कि आपने वो देखना है कि जो इसको स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड रूट्स लाइक द सिल्क रोड, ठीक है। सो अगर आप बात करते हो, तो सिल्क रोड क्या थी आपके पास? तो इन द प्रीवियस ईयर्स चाइना से जो जितना भी ट्रेड होता था टू द अदर कंट्रीज, एंड मेनली जो चाइना से ट्रेड होता था वो सिल्क का ट्रेड होता था, बिकॉज दे हैड दोज सिल्क वॉर्म्स, एंड वो सिल्क का कपड़ा जो है वो बनाते थे, एंड दे यूज टू सेल इट आउट एट वेरी हायर कॉस्ट इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ट्रेडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे यूज टू गो टू चाइना। और ये जो कराकोरम हाईवे जो हमारे पास एक मॉडर्न फॉर्म है, तो ये एक पुराना सिल्क रोड था, या सिल्क रूट भी आप इसको कह सकते हैं। ये मुझे कोई इतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग क्लेम या सपोर्टेड क्लेम नहीं लगा। आगे देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। केस स्टडीज शोइंग द डिक्लाइन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस इन अर्बन एरियाज। यस, ये केस स्टडी है जो कि इसको सपोर्ट कर रही है, कि पता ये चला है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो उनका अर्बन एरिया के अंदर जो है वो यूजेज कम हो गया, क्योंकि सब वो क्लेम क्या कर रहा था, वो ये कह रहा था कि ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चरल एक्सचेंज तो हो रहा है, बट जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं वो खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, जो इंडिजिनस हैबिट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो इंडिजिनस नॉर्म्स हैं वो खत्म हो रही हैं। तो ये एक केस स्टडी है जो कि ये बता रही है कि डिक्लाइन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इन द रीजनल लैंग्वेजेस इन द अर्बन एरिया। तो अर्बन एरियाज में लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए यूज नहीं करें। तो यस, ये इसको काफी हद तक सपोर्ट करता है। बट नाउ ऑप्शन सी और डी को भी देख लेते हैं। प्रोडिक्शन अबाउट फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ऐसा तो कुछ भी जिक्र नहीं था इस गिवन इन्फॉर्मेशन में। पर्सनल स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स एम्ब्रेसिंग ग्लोबल ट्रेंड्स, ये काफी हद तक है, बट इतना ज्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर रहा कि जितना ऑप्शन बी सपोर्ट कर रहा है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। In the history of modern architecture, the author describes how architects like Zaha Hadid challenged conventional designs, blending innovation with functionality. The tone suggests admiration of their boldness and creativity. तो इन्फॉर्मेशन आपको क्या गिवन है, वो कह रहा है कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर की हिस्ट्री है उसमें ऑथर जो डिस्क्राइब करता है कि एक फेमस आर्किटेक्ट थे जहा हदीद, उन्होंने कैसे जो कन्वेंशनल डिज़ाइन थे उनको ब्लेंड किया, इनोवेशन के साथ कनेक्ट किया, और फंक्शनैलिटी को भी वो लेके आए। उनके क्या था कि सम टाइम तो बहुत सारे आपके एशियन डिज़ाइन थे या हिस्टोरिकल डिज़ाइन थे, उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी थी वो कम थी। तो उन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ ये कि जो कन्वेंशनल डिज़ाइन है उनको ब्लेंड किया है विद इनोवेशन विद कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन, बल्कि उसके साथ साथ वो उसके अंदर फंक्शनैलिटी भी लेकर आए हैं। तो ये टोन ये सजेस्ट करती है कि जो एडमायरेशन है, यानी उनका जो पसंद है फॉर देयर बोल्डनेस एंड क्रिएटिविटी, जो इन डिज़ाइन के अंदर क्या था, तो दीज डिज़ाइन वर एडमायर फॉर देयर बोल्डनेस, यानी बोल्डनेस का मतलब क्या कि न्यू नॉर्म्स लेके आ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन लेके आ रहे हैं, और साथ साथ क्रिएटिविटी भी है। सो अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस एम्प्लॉय अबाउट द ऑथर्स व्यू पॉइंट? ऑथर का जो व्यू पॉइंट है उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है? द ऑथर क्रिटिसाइजेस मॉडर्न आर्किटेक्चर एज इम्प्रैक्टिकल। नहीं, इसने ऐसी तो कोई बात नहीं, बल्कि उसने ये कहा है कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो तो ज़्यादा उनमें फंक्शनैलिटी है। द ऑथर व्यूज इनोवेशन एज सेंट्रल टू आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस। ठीक है। सो यस, ये बात काफ़ी हद तक है कि उसने ये कहा है कि जो उसका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया उसने इनोवेशन का विद द जो कन्वेंशनल डिज़ाइन थे उनके साथ। ऑप्शन सी, द ऑथर प्रेफर्स ट्रेडिशनल डिजाइंस। नो, ही नॉट ओनली प्रेफर्स ट्रेडिशनल डिजाइन, बल्कि वो जहाँ हदीद की इस बात को वाउच करता है कि जी ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ, कन्वेंशनल डिजाइन के साथ साथ आपने इनोवेशन एंड फंक्शनैलिटी को भी और कंटेम्प्रेरी डिजाइन को भी कनेक्ट करना है। द ऑथर बिलीव फंक्शनैलिटी आउटवेज एस्थेटिक्स। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इनके ब्लेंडिंग की बात करें, इनके कॉम्बिनेशन की बात करें। सो द ओनली ऑप्शन which is correct here is option B. The author views innovation as central to architectural progress. So moving on to question number 7, related to social media platforms. So social media platforms have transformed how people consume news. ठीक है जी, ये पता चला कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उस चीज़ को तब्दील कर दिया, टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया कि लोग कैसे न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं। यस, ये बात करेक्ट है। दे अलाउ इंस्टेंट एक्सेस टू ग्लोबल इवेंट्स बट ऑल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। यस, ऑल्दो वो आपको इन्फॉर्मेशन ग्लोबल इवेंट्स के बारे में भी बता रहे हैं, बट कंसर्न्स रेज होते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को भी स्प्रेड करता है। विच चॉइस कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली? सो कौन सी चॉइस इस बात को कंप्लीट करती है? सो प्लेटफॉर्म्स दे हैव, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स have transformed how people consume news. So they, अच्छा, अब यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है कि कहाँ पे ये चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्टिविटी लेके आता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट ट्रांसफॉर्म हाउ पीपल कंज्यूम न्यूज़, दे अलाउ इंस्टेंट एक्सेस टू ग्लोबल बट ऑल्सो रेज कंसर्न अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। सो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है फर्स्ट पोर्शन में, एंड दे, तो एंड दे आ जाएगा अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करना चाहते हो। सो एंड कोमा एंड दे, बिकॉज ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी बनती है।
मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, द राइज ऑफ ई कॉमर्स हैज रीशेप्ड रिटेल इंडस्ट्री। सो रिटेल इंडस्ट्री क्या होती है कि जहाँ पे लोग जाते हैं और एक चीज़ जो है ना वो बाय करते हैं। तो ई कॉमर्स ने इसको चेंज कर दिया है कि कैसे रिटेल इंडस्ट्री जो है वो कैसे वर्क कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स कन्वीनियंस एंड वैरायटी। सो वैरायटी सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है अगेन। तो ना सिर्फ ये कि ई कॉमर्स आपको या ऑनलाइन शॉपिंग आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करी है, बट के वैरायटी किस चीज़ की प्रोवाइड करी है, मेकिंग ट्रेडिशनल स्टोर्स ऑब्सोलीट। ठीक है जी, एक ऑप्शन ये है। हाउएवर इट इंक्रीजेस पैकेजिंग वेस्ट, which explains its popularity among millennials, right? So people born after 2000 known as millennials, and this has disrupted local businesses. So विच एक्सप्लेन इट्स पॉपुलैरिटी अमंग मिलेनियल्स। तो ये क्या बता रहा है कि जो राइज ऑफ ई कॉमर्स है उसने टोटली रिटेल इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, क्योंकि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं, वो कन्वीनियंस को प्रेफर करते हैं एंड वैरायटी को प्रेफर करते हैं, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है एंड वैरायटी। सो ये कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया गया क्योंकि आगे कोमा आ रहा है। तो यहाँ पे राइट ये आएगा कि विच एक्सप्लेन इट्स पॉपुलैरिटी अमंग मिलेनियल्स। सो जो यंग वंस हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो ज़्यादा है। Advocates of free education argue that it promotes equality, whereas critics dash its financial visibility and strain on public resources. तो दोनों के अंदर जो है वो कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो एडवोकेट्स हैं फ्री एजुकेशन के, वो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि ये इक्वालिटी प्रमोट करता है, जबकि जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं, जिसके क्रिटिक्स हैं, वो दे डैश इट्स फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड स्ट्रेन ऑन पब्लिक रिसोर्सेज, प्रेज, डिसमिस, क्वेश्चन या एग्जैजरेट करना। सो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि क्रिटिक्स क्या होते हैं, क्रिटिक्स जो होते हैं वो किसी भी बात के अगेंस्ट जो है वो बता रहे होते हैं कि जी अच्छा इसको लेके ये कंसर्न्स हैं हमारे, वो कंसर्न्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो प्रेज तो नहीं करते क्रिटिक्स, डिसमिस नहीं करते, डिसमिस नहीं किया जाता। क्रिटिक्स क्या होते हैं कि वो उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक क्रिटिकल या एक डिफरेंट या ऑपोजिट थेरी या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। सो क्वेश्चन करना, सो एग्जैजरेट तो किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करना, सो ऐसा नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ। सो यूजली जो कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है इन द एलकैट इन द प्रीवियस ईयर्स, ऐसा मैंने नोटिस किया है। सो क्लाइमेट चेंज, लेट मी रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज फॉर यू। सो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो ये है कि आप पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करके दोबारा आप पैसेज पे आइए, फिर दोबारा आप क्वेश्चन की तरफ जाइए, तो आपको चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो ये भी है, या सम टाइम्स जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, कंसीव कर सकते हो। सो क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वाइल्ड वर्ड। सो कह रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो एग्रीकल्चरल जो नॉर्म्स हैं, जो एग्रीकल्चर करने का तरीका कार है, उसको चेंज करें। अल्टर करने का क्या मतलब, चेंज करें। फार्मर्स इन साउथ एशिया इंक्रीजिंगली अडॉप्ट ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स एंड प्रिसीजन इरिगेशन टू कॉम्बैट erratic रेनफॉल। तो फार्मर्स जो है वो साउथ एशिया में वो क्या कर रहे हैं कि ऐसी क्रॉप्स जो है वो उगा रहे हैं कि जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट है। यानी जो ड्राउट क्या होता है कि जब बहुत अरसे तक रेनफॉल नहीं होती, जैसे अभी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में बनी है कि बहुत अरसे से रेनफॉल्स अब नहीं हो रही हैं, और सर जो ऑलमोस्ट जो विंटर्स हैं वो एंड होने के आ गई हैं, लेकिन जो विंटर्स में 3-3 4-4 दिन की रेनफॉल होती थी वो इस दफ़ा रेनफॉल नहीं हुई है। तो वो कह रहे हैं कि जी साउथ एशिया में फार्मर्स अब ऐसी क्रॉप्स उगाना पसंद करते हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट एंड प्रिसीजन टू इरीगेशन एंड प्रिसीजन इरीगेशन। सो इरीगेशन यानी द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द क्रॉप्स इज, उसको वो इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जो रैटिक रेनफॉल है। रैटिक रेनफॉल क्या है कि जो अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल होती है, जो रेनफॉल पैटर्न है वो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जिस टाइम रेनफॉल चाहिए होती है तब नहीं हो रही, और जिस टाइम नहीं चाहिए एंड दैट टाइम विच इट कैन इफेक्ट द क्रॉप्स, वो उसके ऊपर जो है वो डैमेज कर सकता है। उस टाइम बारिश हो रही है, तो इसको भी बचने की वो कोशिशें कर रही हैं। गवर्नमेंट सब्सिडाइज government subsidies for sustainable technologies have risen by 30% since 2020, yet small scale farmers struggle with implementation cost। वो कह रहे हैं कि ऑल्दो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है वो इंक्रीज होकर 30% पे चली गई हैं, बट फिर भी जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 2023 survey revealed that 65% of farmers in Punjab report reduced crop yields due to rising temperatures, while 72% in coastal regions face soil salinity from sea level rise। तो 2023 का एक सर्वे जो कि बता रहा है कि 65% फार्मर्स हैं पंजाब के, उन्होंने क्रॉप यील्ड यानी जो क्रॉप पैदा होती है, जो पैदावार होती है, उसके अंदर रिडक्शन का उन्होंने कहा है कि जी पहले हमारी जो यील्ड थी दैट वाज मच मोर, और अब इन टाइम्स में हमारी यील्ड जो है वो कम होगी। एंड 65% फार्मर्स ने ये कहा है, जबकि जो 72% फार्मर जो कि कोस्टल रीजन के पास हैं, उनकी सॉइल सैलिनिटी, यानी सॉइल सैलिनिटी क्या होता है कि आपकी जो सॉइल होती है उसमें जो सॉल्ट्स की परसेंटेज होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और क्योंकि सी लेवल राइज कर रहा है उसकी वजह से जो आपकी ज़मीन है उसका स्लैनिटी इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे भी क्रॉप्स की यील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो 72% डिक्रीज हो रहा है इन द क्रॉप यील्ड इन द कोस्टल एरियाज, एंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब 65% यील्ड जो है वो रिड्यूस हुई है।
Experts emphasize the need for policy reforms to address regional disparities and ensure food security. So experts इस बात पे जोर देते हैं, emphasize करते हैं कि there is a clear need for policy reforms to address regional disparities. So regional के बीच में जो disparities हैं, जो changes हैं, जो inequalities हैं, उनको इंश्योर करने की जरूरत है ताकि फूड सिक्योरिटी को जो है वो इंश्योर किया जाए. व्हाट इज द मेन चैलेंज? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन कर दिया मैंने पैराग्राफ. अब क्वेश्चन नंबर 1 जो इस पैराग्राफ से रिलेटेड है उस पर चलते हैं. व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस? तो यहाँ पे मेंशन है कि जो हमारे पास स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट का उनको इशू है. तो दे आर स्ट्रगलिंग विद द हायर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट. Which region is most affected by soil salinity? So coastal areas जो हैं they were affected by soil salinity and उसकी रीजन क्या है? राइजिंग सी लेवल्स हैं. तो ये इंफॉर्मेशन क्लियरली पैराग्राफ में मेंशन थी. व्हाट आर द 2023 सर्वे हाईलाइट अबाउट पंजाब फार्मर्स? सो 2023 का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि जो 65% जो हमारे पास पंजाब के फार्मर्स थे, ठीक है, उनकी यील्ड रिड्यूस हुई थी. उसके साथ साथ वो कहते थे बेनिफिट फ्रॉम प्रिसीजन इरिगेशन दे फेस रिड्यूस यील्ड्स ड्यू टू हीट, दे रिजेक्ट ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, दे रिसीव एडिक्वेट सब्सिडीज. तो सब्सिडीज के बारे में तो कहा गया कि जी 30% जो है वो इंक्रीज हुई हैं, बट जो सर्वे था वो ये बता रहा था कि उनकी जो यील्ड है वो 65% रिड्यूस हो गई है. सो दिस इज व्हाई बी इज द राइट आंसर है. व्हाट सोल्यूशन डू एक्सपर्ट्स प्रपोज? तो क्या कोई सोल्यूशन इसके अंदर था? ठीक है, तो इस पे आते हैं, हम देखते हैं. सो एक्सपर्ट्स, लास्ट लाइन में था कि एक्सपर्ट्स एम्फसाइज द नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स टू एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी. तो वो क्या कहते हैं कि आपको पॉलिसी में रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी. तो वो क्या कह रहे हैं, सोल्यूशन क्या कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग क्रॉप डाइवर्सिटी, रिड्यूसिंग इरिगेशन कॉस्ट, पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर इक्विटी. यस, वो ये कह रहे हैं कि जी पॉलिसी रिफॉर्म्स लाई जाएं और इक्विटी जो है उनको क्या कहते हैं कि प्रमोट किया जाए. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस. क्वेश्चन 14, which statement best summarizes this passage? Farmer universally reject climate adaptation methods. ऐसा नहीं है. Climate change drives agricultural innovation but highlights systematic challenges. Yes, so climatic change ने agricultural innovation तो लेके आया है, जिसका पैराग्राफ में भी उसने मेंशन किया हुआ है कि जी drought resistant crops को यूज कर रहे हैं. उसके साथ साथ वो अब जो है वो डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी हैं क्योंकि पॉलिसीज नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा हैं. ऑल्दो गवर्नमेंट सब्सिडीज इंक्रीज हुई हैं बट फिर भी जो स्मॉल स्केल फार्मर है वो स्ट्रगल कर रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली अभी तक, तो मुझे ये बात करेक्ट लग रही है. ऑप्शन सी और डी को देखते हैं. गवर्नमेंट सब्सिडीज हैव एरेडिकेटेड फार्मिंग इशूज. ऐसा नहीं है, वो ये कह रहा था कि 30% सब्सिडीज इंक्रीज हुई हैं बट अभी तक स्टिल लोग जो है स्ट्रगल करें. सॉइल सैनिटी इज द सोल कंसर्न फॉर साउथ एशियन फार्मर्स. नो. इरिगेशन कंसर्न्स हैं, रेनफॉल के कंसर्न्स हैं, ड्राउट के कंसर्न्स हैं. तो द ओनली ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, क्लाइमेट, जो ज़्यादा यहाँ पे समराइज बेस्ट कर रहा है इस पैराग्राफ. तो क्लाइमेटिक चेंज ड्राइव्स एग्रीकल्चर इनोवेशन बट हाईलाइट सिस्टमिक चैलेंज. सो दिस वाज फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन. Like, comment, and subscribe.